अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर बीजेपी अब अपना मौर्य उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी थे, लेकिन सपा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था, जिस पर चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने बोहरन मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा, मौर्य, कश्यप और समाज का बड़ा हिस्सा सपा के साथ चला गया था। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से मौर्य समाज पर दांव लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक एमएलसी सीट पर चुनाव होना है। इस दौरान बीजेपी ने भी अब अपना कैंडिडेट जो है उतार दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर बीजेपी अब अपना मौर्य उम्मीदवार ही उतारेगी, यानी मौर्य कार्ड चलते हुए बीजेपी ने किसी मौर्य को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर यहां से एमएलसी थे, लेकिन सपा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एमएलसी सीट भी छोड़ दी थी, जिस पर अब चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने बोहरन मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद एक एमएलसी सीट खाली हो गई थी जिस पर चुनाव होना है, वही चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और मौर्य समाज से ही किसी को जगह दी है। और ऐसे में आखिर क्या दाव यहां पर चलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा? जी बिल्कुल, यह बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी खासकर काफी एक्टिव मोड में दिख रही है। अगर बात करें संख्या बल की, तो संख्या बल बीजेपी का सबसे ज्यादा है और यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसी कार्ड खेला है, इससे कहीं न कहीं पीडीए को झटका भी लगेगा, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए नारा दिया था और यही वजह मानी जा रही है कि गैर यादव ओबीसी वोटर भी समाजवादी पार्टी से जुड़ गया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की टेंशन बढ़ी थी, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और पीडीए के दांव को झटका देने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। बरेली के रहने वाले राम बोहरन मौर्य के ऊपर बीजेपी ने दांव आजमाया है। राम बोहरन मौर्य 2017 में विधायक थे, 22 में भी उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वह अंतर कला के चलते हार गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिया है और माना जा रहा है कि राम बोहरन मौर्य निर्विरोध एमएलसी चुने भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के पास संख्या बल है। लेकिन अगर मोहम्मद आसिफ, बीजेपी के पास यहाँ पर एक तरफ संख्या बल, दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा कि अंदर खाने से खबर है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको यहाँ पर निर्विरोध चुन लिया जा सकता है। लेकिन आगे किस तरह से चुनौती? जी बिल्कुल, यह जिस तरह से संख्या बल होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी राम बोहरन का निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अब बीजेपी ने राम बोहरन के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है और एक बड़ा झटका देने की कोशिश समाजवादी पार्टी को किया है, क्योंकि जिस तरह से पीडीए का दांव खेलते हुए समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका बीजेपी को दिया, कई सीटें हार गई बीजेपी, लेकिन अब पूरी तरह से संभलते हुए बीजेपी ने भी
बड़ा दांव खेला है। इससे कहीं न कहीं बीजेपी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने पीजीए का फॉर्मूला चला और वो काफी सटीक साबित हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। जो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, उनका जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ सॉलिडेट होता हुआ हमें दिखा। लेकिन अब यहां पर एमएलसी पद के लिए जब चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम भोरन मौर्य को टिकट दिया है, ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या समझा जाए, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जो भी ये दलित वोट बैंक हो या फिर जो पीडीए वाला वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, यहां पर राम भोरन मौर्य को टिकट देकर क्या वो वोट बैंक वापस अपने पाले में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की लाने की एक कोशिश? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से पीडीए नारों के सहारे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कब्जा किया और इसके बाद बीजेपी में पूरी तरह से मंथन चला और मंथन में अब सामने बातें आई कि पिछड़ा दलित वोटर जो था समाजवादी पार्टी के खेमे में चला गया और यही वजह रही कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इससे सबक लेते हुए और बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक में मंथन हुआ और किसी भी तरीके से जो ओबीसी वोटर है उसे बीजेपी के पाले में लाने के लिए पूरी जुगत लगाने की कोशिश की गई है। और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से राम भोरन मौर्य पर बीजेपी ने दावा आजमाया है या कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब वह पीडीए के दाव को झटका देंगे और सही और साथ ही साथ जो उनका कुशवाहा मौर्य समेत कई ऐसे समाज है जो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए थे, अब बीजेपी की तरफ उन्हें मोड़ने के लिए राम भोरन मौर्य के जरिए शुरुआत की गई है। आगे भी बीजेपी बड़ा दांव खेलेगी ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए। और जिस तरह से मौर्य समाज का प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, इसका असर भी काफी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस राम भोरन मौर्य के जरिए बीजेपी अब मैसेज दे रही कि वो बीजेपी ही ओबीसी बैकवर्ड वोटों की सच्ची हितैषी है और यही वजह है कि राम भोरन मौर्य को एक प्रत्याशी घोषित किया गया। जी बिल्कुल, यानी राम भोरन मौर्य को टिकट देकर यहां पर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, नजर सिर्फ एक वो एमएलसी सीट पर नहीं बल्कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर भी निशाना साधने की यहां पर बीजेपी ने कोशिश की है। हालांकि बीजेपी का यह दाव कितना ज्यादा सटीक साबित होता है, कितना बीजेपी को सफलता देता है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और विरोध जताया। साथ ही इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस अनेकों हिंसात्मक कार्रवाई में लिपटी रही है, चाहे वो 84 के दंगे हो या भागलपुर में हुए दंगे, कभी भगवा आतंकवाद, कभी हिंदू और चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनाऊ पहनकर के लोगों को वोट लेने का काम और तुष्टीकरण के कारण के लिए कभी लादने का काम, कभी हाफिज को साहब कहकर तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। तो यहां पर जमकर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अब बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस पर बीजेपी ने जमकर इस दौरान हमला बोला। वाराणसी में आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, साथ ही जमकर प्रदर्शन किया। राहुल के बयान पर अब बवाल पूरी तरह से छिड़ गया है। हिंदुओं को हिंसक कहकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसके बाद बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बना रही है और जमकर उस बयान का विरोध करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। मंदिर गेट पर राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूंक करके विरोध प्रकट किया है। उन्होंने सदन के अंदर जिस तरह से हिंदू हिंसावादी होते हैं का शब्द कहा और चुनाव आने पर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके खुद हिंदू बताने लगते हैं, मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। कभी उनकी पार्टी को भगवा में आतंकवाद दिखाई देता है और लादेन के अंदर जी दिखाई देता है, हाफिज के अंदर साहब दिखाई देता है।
तो ऐसे तुष्टिकरण करने वाले लोगों को जनता उचित समय आने पर जवाब देगी। आज हमने प्रतीक पुतला फूंक करके उनका विरोध किया है। काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल में गीता मंदिर पर प्रतीक पुतला फूंक करके हमने अपनी भावनाएं व्यक्त। हम सब ने गीता मंदिर गेट पर राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूंक करके विरोध किया। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र, जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो बयान बीते दिन दिया, उस पर अब सियासी बवाल जो है वो छिड़ गया है। अगर बात करें वाराणसी की, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर इसको मुद्दा बनाया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल हिंदू है या राहुल गांधी के बयान दिए जाने के बाद पूरे देश में भाजपा काउंटर करने के लिए लगी हुई है। लगातार जो है भाजपा के द्वारा हर शहरों में गठबंधन किए जा रहे हैं। इसके तहत वाराणसी में भी आज वाराणसी के गीता मंदिर के पास ओबीसी मोर्चा के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के पुतले को फूंका गया और साथ ही जबरदस्त नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। धर्मेंद्र, यहाँ पर यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जमकर राहुल गांधी या कांग्रेस को इस बात पर घेरा और उसके बाद उनका पुतला भी दहन किया। यहाँ पर क्या माना जाए, क्या इस विरोध प्रदर्शन को और आगे बढ़ाया जाएगा, मुद्दा बनाने की कोशिश? एक जी बिल्कुल बता दें रियाज, यूपी में यहाँ एक तरफ जो है सपा कांग्रेस गठबंधन को जो है काफी फायदा इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। इसको लेकर के एक जो है मौका है भाजपा फिर पूरी तरह से अपने आप को आगे करके और सपा कांग्रेस को पीछे करने के लिए एक मुद्दा बनाना चाहती है और पूरे देश में जो है इस मुद्दों को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र, ये मुद्दा जरूर उठा रही है, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा कितना पहुंच रहा है, ये भी सवाल। आपको ये बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के एक तरफ जो है भाजपा जो है मुद्दे को भुनाने के फिराक में है, वही दूसरी ओर कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने सदन में शंकर भगवान शंकर के पोस्टर को दिखा करके कहीं यह भी कहा है, जब वहाँ सदन अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पे जो है सब बैन किए गए किसी पोस्टर को लेकर के, तो राहुल गांधी ने कहा कि यह भगवान शिव का फोटो है या हमारे में है, इसकी पूजा हम भी करना चाहते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के बजाना चाहती है। तो दोनों में कहीं न कहीं जो है इस मुद्दों को लेकर के कहीं रहा है। कांग्रेस जो है चाहती है कि हिंदुत्व का मुद्दा बना दे, वही भाजपा इस मुद्दे को हिंदुत्व के मुद्दे को उठा करके कांग्रेस को जो बनना पाना चाहती है। बिल्कुल, यानी बीजेपी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, बुलाने की कोशिश कर रही है और उसका असर वाराणसी में भी हमें साफ तौर पर देखने को मिला। धर्मेंद्र जी वाराणसी में भी इसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दहन किया गया देना और विरोध प्रदर्शन करने के साथ जबरदस्त नारेबाजी जो है कांग्रेस के विरोध में किया गया। ठीक है धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब सुल्तानपुर की कर लेते हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा है। इस दौरान सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। हालांकि वो पेशी के लिए पहुंचेंगे या नहीं, उस पर सभी की निगाहें। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। बीते रोज भी जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो राहुल गांधी लगातार सुनवाइयों में नहीं पहुंच रहे। राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराना है। हालांकि जब आखिरी बार इस मामले पर सुनवाई हुई तो अगली जो डेट निर्धारित हुई थी वो आज की यानी 2 जुलाई की थी और जज ने साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी को पर्सनली कोर्ट में आकर पेश होना है और बयान दर्ज कराना है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पर एक चुनावी प्रचार प्रसार की रैली के दौरान राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा है। ऐसे में आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होनी है। आखिरी सुनवाई के दौरान साफ तौर पर जज ने स्पष्ट कर दिया था कि राहुल गांधी को पर्सनली आकर कोर्ट में पेश होना होगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा। तो सुल्तानपुर से खबर, जहां मानहानि केस में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है पूरा मामला।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव का। शैलेश, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है पूरा मानहानि का मामला जो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, जब 2 जुलाई की तारीख दी थी और कहा था कि राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा, पर्सनली आके कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराना है। क्या माना जाए, क्योंकि एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है, क्या आज राहुल गांधी पेश होंगे, कितनी संभावना, और अगर पेश नहीं होंगे तो क्या कुछ विकल्प? ये निश्चित तौर पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय जमानत पर चल रहे हैं और अभी सुल्तानपुर में 20 फरवरी को वो सुल्तानपुर में हाजिर हुए थे, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में, और कोर्ट ने 2 मार्च को उन्हें अपना बयान मुलजिम दंड चढ़ाने का आदेश दिया था। उसके बाद से करीब 12 डेटें लग चुकी हैं। कभी चुनाव का बहाना, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ है, कभी सदन की कार्रवाई चल रही है। इस तरह से करीब 12 डेटें लग चुकी हैं, जिसमें राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर रहे हुए आज 2 जुलाई है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट ने हाजिर होकर बयान दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। अब क्या माना जाए, क्या कुछ कदम यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ उठाया जा सकता है, कोई कार्रवाई की बात? 2 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद कोई निर्णय आएगा। वैसे ये माना जा रहा है कि विजय मिश्रा के जो वकील हैं संतोष, वो कोर्ट से एनबीडब्ल्यू की मांग कर सकते हैं, जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है, जिसमें बयान मुलजिम को या कोई मुलजिम जो होता है उसको कस्टडी में लेके कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। शैलेश, जिस तरह से ये पूरा मामला मानहानि से जुड़ा है और जमानत पर फिलहाल राहुल गांधी बाहर है, उसके बाद से 12 डेटें लग चुकी है, लेकिन कभी चुनाव प्रचार प्रसार का बहाना, कभी स्वास्थ्य खराब होने का बहाना, अब लोकसभा की कार्रवाई की बात। क्या माना जाए, अगर एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है अदालत की तरफ से, तो राहुल गांधी की मुश्किलें यहाँ पर कैसे बढ़ते हुए, और क्या इसके बाद विकल्प राहुल गांधी के पास? लेकिन निश्चित तौर पे कानून सबके लिए एक समान है। अगर कोर्ट द्वारा ये नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो कोर्ट में हाजिर होंगे। यानी फिलहाल यहाँ पर अदालत की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है, उसके लिए शायद 2 बजे तक का इंतजार। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही बात हमीरपुर की कर लेते हैं। बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बिजली न आने पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान मुख्यालय जाने वाली सड़क पर जाम लगाकर हर रोज की जाने वाली कटौती को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तस्वीरें आप हमीरपुर से देख सकते हैं। लोग जो है एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली कटौती से परेशान है। इस दौरान लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह फूट पड़ा कि लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो गुस्से में है उन्होंने रोड को पूरी तरह से यहां पर जाम कर दिया। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हर रोज जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है उससे लोग परेशान हैं। पानी आता है, थोड़ा सा आता है, चला जाता है और बच्चे भी परेशान है। और एक साइकिल डालती है, एक सिटी काटती है। तो हमारे कहने का मतलब है हम भी लोग पेमेंट भरते हैं, बिल भर रहे हैं, तो लाइट एक तरफ से देते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। बच्चे हमारे नाली के पास लेटे रहते हैं, कहीं कीड़े काट रहे, कहीं कुछ काट रहे, धरती में लेटे, कहीं मैं कहीं जा रही, कहीं रोड पे लेटे। तो ये क्या हमारा कहना है, लाइट आप सप्लाई दीजिए, हमें कोई जाम लगाने की आवश्यकता नहीं। अस्पताल जा रहे हैं, अटैक का मरीज है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। हमारे कल हस्बैंड अस्पताल लेके गए, फिर मैं सुबह आई, फिर ये बवाल देखा। यही हो रहा है ये सब। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता का। रुपेश, जिस तरह से साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि बिजली कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसे में हमीरपुर से ऐसी तस्वीरें। ये हमीरपुर का मामला पूरा लखनऊ पार का पाकिस्तान कॉलोनी का, जहाँ पर बीती रात महिला बिजली कटौती है, उसको लेकर जो पाकिस्तान कॉलोनी के ग्रामीण उन्होंने प्रदर्शन किया, रोड भी जाम किया और आवागमन ठप हो गया। और जो कल आंधी पानी आया उसी को लेकर उन्होंने ग्रामीणों ने जाम किया था। और यहाँ पानी की और लाइट की काफी समस्या आ रही है, उसी को लेकर आए दिन यहाँ कटौती रहती है। और नहीं, लेकिन रुपेश, एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ अगर लोग अपनी निगाहों से देखें तो आखिर किससे आस लगाए, क्योंकि सीएम योगी ने जब साफ तौर पर निर्देश दे रखे कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आखिर क्या वजह, क्यों बिजली कटौती हो रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे
बिजली देने की बात कही थी। उसी को लेकर हमीरपुर जिले में आए दिन बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण धरना करते हैं और चक्का जाम करते हैं, और यहाँ पे पानी की जल की काफी समस्या है। उसी को लेकर जब सासाराम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना, बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना? जी, जब बिजली विभाग से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया ट्रांसफार्मर जो है वहाँ सासाराम कॉलोनी का फूट गया है, तो उसको चेंज किया जा रहा है और 1 घंटे के अंदर लाइट आ जाएगी। यानी अब अगर बात करें तो क्या लाइट आ चुकी है, लोगों को अब किसी तरह की दिक्कत तो नहीं? नहीं, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो लाइट थी 1 से 1.5 घंटे के बीच में आ गई थी और ट्रांसफार्मर ठीक है, यानी अब जो समस्या है वो हल हो चुकी है। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।